Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss spine biomechanics. The role of biomechanics in spine. अच्छा, these two are the pictures of spine in which this one is lateral curve and this one is AP view. ये lateral view में spine है और ये है AP view में. lateral side spine column जो है इसमें ये first 7 vertebra called cervical, then thoracic, then lumbar and then sacrum. And next is posterior means AP, इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में स्पाइनल कॉलम जो है इसमें सर्वाइकल है, ये थ्रेसिक है, ये लंबर है 5 वर्टिब्रा, देन सैक्रम एंड देन कॉक्सिक. कॉक्सिक जो होती हैं ये हमारी पेल्विस के साथ ही एंड पे होती हैं और ये 5 जुड़ी हुई होती हैं. दिस इज़ द लेटरल साइड व्यू ऑफ नॉर्मल स्पाइन कॉलम. ये लेटरल व्यू है स्पाइन का. सर्वाइकल स्पाइन. फर्स्ट वी डिस्कस सर्वाइकल स्पाइन. सर्वाइकल स्पाइन कंसिस्ट ऑफ 7 vertebrae C1 to C7. मोर फ्लेक्सिबल, वाइड रेंज ऑफ मोशन. इसमें रोटेशन और फ्लेक्शन वाइड रेंज में होती है. ठीक है. पेरिफेरल नर्व्स, आर्म्स, शोल्डर, चेस्ट, डायफ्राम ये उनको सप्लाई करती हैं. इसकी नर्व्स जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस यहाँ पे बनता है और वो हमारी अपर लिम्ब को क्या करता है, सप्लाई करता है. सर्वाइकल स्पाइन. स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं इसमें. इंक्रीज इन लेंथ डिस्टली C1 to C2 ऑलमोस्ट ट्रांसफर्स होते हैं एंड C2 to T1 45 डिग्री टू ट्रांसफर्स. ऑसिपिटो एटलेंटो एक्सियल कम्प्लेक्स. स्पेशलाइज्ड आर्टिकुलेशन होती है. लार्ज रेंज ऑफ मोशन, नो डिस्क. 60% एक्सियल रोटेशन किसमें, सर्वाइकल C1 से C2 में. डिफ़िकल्ट फॉर ऑक्सीपिटल condyles to slide on C1. No loss with aging. Lateral bending, small alar ligament and interaxial rotation. This is the normal anatomy of cervical spine. इसमें हमने पहले स्पाइन की जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. देन वी डिस्कस दी abnormalities या pathological या clinical conditions in cervical spine according to biomechanical laws. C3 से C7 में क्या क्या चेंजेस हैं वो जो हमने पढ़े हैं वो C1 to C2 है. अब C3 से C7 फ्लेक्शन एक्सटेंशन प्रीडोमिनेट्स होती है और उसमें कौन सी थी मूवमेंट, इसमें एक्सियल रोटेशन ज़्यादा डोमिनेंट होती है 60% होती है, जबकि C3 to C7 में कौन सी मूवमेंट ज़्यादा होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन प्रीडोमिनेंट्स ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं और लेटरल बेंडिंग होती हैं. लोअर वर्टिब्रा में, अपर वर्टिब्रा में लेटरल बेंडिंग और लोअर वर्टिब्रा में कौन सी होती हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ज़्यादा प्रीडोमिनेटिंग मूवमेंट्स होती हैं. डिस्टिंक्ट कपलिंग पैटर्न, लेटरल बेंडिंग एंड एक्सियल रोटेशन दोनों में एक डिस्टिंक्ट कपलिंग पैटर्न होता है. स्पाइनस प्रोसेस इज पॉइंट अपोजिट टू लेटरल बेंड. एक्सियल रोटेशन लिमिटेड बाय अनसिनेट प्रोसेसेस एंड फेसेट्स. एक्सियल रोटेशन जो है वो फेसेट
भी हमारी वर्टिब्रे में जॉइंट्स बनाते हैं। तो जो एक्सियल रोटेशन है वो किससे, उसकी मोशन जो लिमिटेड होती है किससे, अनसिनेट प्रोसेसेस से और फेसिट से। इंट्राड्यूलर सेजिटल डायमीटर 2 to 3 मिलीमीटर होता है। लोअर इन एक्सटेंशन, posterior inferior margin of upper vertebra and ligamentum flemur. Chord thicker in extension, extension में chord thicker होता है, greater than, less play in extension. Canal widest at C1 to C2 and narrow at C5. इसमें जो एक कैनाल बनती है हमारी, अच्छा, नॉर्मल एनाटॉमिकल कंडीशन में पेशेंट उसमें हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो कैनाल है वो वाइडर होती है C1 to C2 पे, एंड देन नैरो हो जाती है C5 पे, क्योंकि C5 के बाद C6, C7 और T1 स्टार्ट होता है। अच्छा, उसमें ये हो कहता है कि आगे थोरेसिक स्पाइन स्टार्ट हो रही होती है, तो वैसे ही वैसी स्ट्रक्चरल चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। नाउ इज द थोरेसिक स्पाइन। थोरेसिक स्पाइन इज मिड बैक और डोर्सल रीजन, ये हमारी बैक में दरमियान में होती है और डोर्सल रीजन में होती है बैक पे। रिब्स अटैच टू वर्टिब्रा, रिलेटिवली इमूवेबल होती है। एंड पेरिफेरल नर्व्स यहाँ से पास कर रही होती हैं। इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं वो यहाँ से क्या कर रही होती हैं, पास आउट होके पूरे हमारे चेस्ट को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, थोरेसिक स्पाइन मिड में होता है, लोअर मोबिलिटी होती है, और इंटरकोस्टल नर्व्स यहाँ से पास आउट कर रहे होते हैं, और बाकी पेरिफेरल नर्व्स भी। ये समझ लें यहाँ पे जितने पाथवेज बन रहे होते हैं ये सिर्फ पैसेज है अपर नर्व्स को लोअर में जाने के लिए। थोरेसिक स्पाइन जो है हमारी एज अ पैसेज का काम करती है। थोरेसिक स्पाइन रिजिड होती है, ट्रांजिशन बिटवीन सर्वाइकल लंबर रीजन्स, facet orientation changes may be abrupt to T9 to T12. फ्लेक्शन एक्सटेंशन अपर 4 डिग्रीज होती है, मिडल में 6 डिग्रीज होती है, एंड लोअर में 12 डिग्रीज। लेटरल बेंडिंग अपर में 6 डिग्री होती है। ये रेंजेस बताई हुई हैं कि थोरेसिक स्पाइन की क्या क्या रेंजेस है। ठीक है, लेटरल बेंडिंग में क्या होती है, अपर में 6 डिग्री होती है लेटरल बेंडिंग, एंड लोअर में 2/3 में 9 डिग्री। एक्सियल रोटेशन अपर में जो है हाफ में क्या होती है 8 डिग्री होती है, लोअर 3 सेगमेंट्स में क्या होती है 2 डिग्री ईच। अपर एंड लोअर रीजन लेटरल बेंडिंग एंड एक्सियल रोटेशन स्ट्रांगली कपल्ड। अपर और लोअर रीजन जो है इसमें लेटरल बेंडिंग और एक्सियल रोटेशन दोनों कपल्ड हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी फोर्सेस हैं, ये सारी उसके मूवमेंट्स है थोरेसिक स्पाइन पे जो होती हैं। मिडल में क्या है, वेरिएबल कपल्ड मोशन होती हैं। मिडल में वेरिएबल कपल्ड मोशन होते हैं, और अपर और लोअर में कौन सी होती हैं, लेटरल बेंडिंग एंड एक्सियल रोटेशन। ये एमसीक्यूज आ सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से जहन में बिठा लें। लंबर स्पाइन, नाउ वी डिस्कस लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन जो है ये हमारी लोअर बैक है। लोअर बैक पेन LBP जिसको हम बोलते हैं, LBP बेसिकली इज द कंडीशन इन विच लंबर स्पाइन इज इन्वॉल्व। मतलब लंबर स्पाइन पे अगर कोई डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, या कोई स्टिफनेस है, या मस्कुलर स्पैज़म है, तो इन कंडीशंस में जो हमारी लोअर बैक पे पेन होता है उसमें हमारी लंबर स्पाइन इन्वॉल्व होती है, और इसको हम कहते हैं लोअर बैक पेन। तो लोअर बैक पे जो हमारी स्पाइन है 5 ये स्पाइन्स होती हैं। ठीक है, 5 मोहरे हैं, वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, दरमियान से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है, तो इस सारे को हम क्या कहते हैं, लंबर स्पाइन। कैरीज द वेट ऑफ द अपर बॉडी, मैक्सिमम वेट जो बेयर करती है हमारी बॉडी में वो लंबर स्पाइन बेयर करती है। लार्जर होती है, ब्रॉडर होती है, पेरिफेरल नर्व्स यहाँ से पास आउट हो रही होती हैं, और लेग्स और हमारी पेल्विस को जो ये है सपोर्ट करती है, और लेग्स एंड पेल्विस को सप्लाई हमारी लंबर स्पाइन से ही फ्राहम होता है। यहाँ पे भी अपर लिम्ब में जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस एक्सिला के साथ बनता है, यहाँ पे भी प्लेक्सिस बनता है, लंबर प्लेक्सिस। तो
ये जो है लंबोसेक्रल प्लेक्सिस होता है और उसी से ही हमारी लोअर लिम्स मतलब हमारी टांगे जो हैं उनको सप्लाई मिलती है, नर्व सप्लाई। लंबर स्पाइन, बेसिकली लंबर स्पाइन में कौन कौन सी मूवमेंट्स और कौन कौन सी फोर्सेस हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मूवमेंट्स इन द लंबर स्पाइन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ज़्यादा होती हैं ड्यू टू साइजेबल डिस्क एंड लैक ऑफ फेसिट रिस्ट्रेंट्स। फेसिट रिस्ट्रेंट्स की लैक की वजह से और साइज़ में ये लार्जर होती हैं चूँकि लंबर स्पाइन, तो इसलिए इस पर मूवमेंट ज़्यादा होती है। पोस्टीरियर हाफ ऑफ डिस्क मूव्स विद फ्लेक्शन एक्सटेंशन, centroid path of moving IAR. Lateral bending IAR on left side of the disc with right bend. Axial rotation in posterior nucleus. Disc degeneration IAR spread out. Sagittal plane translation 2 to 3 millimeter. नॉर्मल इन सिम्टम्स फ्री पेशेंट्स, सिम्टम फ्री पेशेंट्स में ये नॉर्मल होती है अप टू 5 मिलीमीटर इन L3 to L4, L4 to L5, 4 मिलीमीटर इन L5 to S1। ये सैजिटल प्लेन के ट्रांसलेशन की क्या है, फासला। अच्छा, लेटरल बेंडिंग एंड एक्सियल रोटेशन कपलिंग। स्पाइनस प्रोसेसेस पॉइंट इन सेम डायरेक्शन। स्पाइनस प्रोसेसेस जो होते हैं सेम डायरेक्शन में होते हैं एज लेटरल बेंडिंग। लेटरल बेंडिंग में क्या होते हैं, स्पाइनल प्रोसेस जितने भी हैं हमारे लंबर स्पाइन के वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब इंसान लेटरल क्या करता है, बेंड करता है, मतलब टू वन साइड जब बेंड करती है हमारी बॉडी तो उसमें स्पाइनस प्रोसेस पॉइंट इन सेम डायरेक्शन एज लेटरल बेंडिंग। अपोजिट ऑफ सर्वाइकल, अपर थोरेसिक एंड लंबोसेक्रल। सैक्रल एंड कॉक्सिजियल रीजन। अच्छा, सैक्रम में क्या क्या है, कॉक्सिजल में क्या है। सैक्रम ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसकी बेस ऑफ द स्पाइन है, कनेक्ट स्पाइन टू पेल्विस, नर्व्स टू पेल्विक ऑर्गन्स। ये मेन स्पॉट है ऑफ द पेल्विस सैक्रम, जो 5 सैक्रल बोन्स है। अब कॉक्सिक, फ्यू स्मॉल बोन्स, छोटी सी कुछ चंद 1-4 होती हैं स्मॉल बोन्स होती हैं। एंड रेमनेंट ऑफ टेल, और ये बिल्कुल एक टेल की तरह बनी होती है और ये सैक्रम के नीचे होती है, बिल्कुल जुड़ी हुई होती है 3-4 मोरों से। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, कॉक्सिक कहते हैं 4 मोरों से। सैक्रोइलियक रीजन। अब सैक्रोइलियक रीजन बेसिकली कौन सा है, वर्डली अंडरस्टूड, पार्शली साइनोवियल, पार्शली सिंडोस्मोटिक। ये सिंडोस्मोटिक भी होता है एंड पार्शली क्या होता है, साइनोवियल भी होता है। स्टिल कोर्स इंटरडिजिटेटिंग आर्टिकुलर surfaces, IAR scattered, complete ankylosis in up to 76% over age of 50, joint motion, overcome ligamentous resistance, one leg stance। ये है हमारा सैक्रोइलिक रीजन और उसकी बेसिक जो मूवमेंट्स है। जनरल काइनेमेटिक्स। अब हम जितनी भी हमारी स्पाइन्स हैं, स्पाइन मतलब फॉर एग्जांपल हमारी हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि बायोमैकेनिक्स स्पाइन की क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस एंड क्लियर द स्ट्रक्चर, फोर्सेस एंड कर्वेचर्स ऑफ नॉर्मल स्पाइंस। मतलब एनाटमी ऑफ नॉर्मल स्पाइन क्या है, हमारी स्पाइन किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, वहाँ पे क्या मूवमेंट्स हो रही हैं स्पाइन में, ये हम अब तक में डिस्कस कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि उसमें फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट करेंगी और बॉडी में कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं और बाहर की कौन सी फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं स्पाइन पे। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इस टाइम अब बायोमैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे, क्लिनिकल बायोमैकेनिक्स।
कि एक तो नॉर्मल एनाटमी क्या है स्पाइन की, एंड नाउ वी डिस्कस दी फोर्सेस ऑन द स्पाइन। जनरल काइनेमेटिक्स, इसमें कर्वेचर को सबसे पहले हम देखेंगे। कर्वेचर में क्या है, सैजिटल है, शेप ऑफ वर्टिब्रे एंड डिस्क, रिब केज, इंक्लाइनेशन ऑफ सैक्रल एंड प्लेट, डेवलपमेंटल फिनोमेना, पोस्चर, रेट ऑफ ग्रोथ, एड फ्लेक्सिबिलिटी एंड शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी। मतलब जो हमारा कर्वेचर है ना, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। एक तो ये सैजिटल में होता है, शेप ऑफ वर्टिब्रे एंड डिस्क कैसी होती हैं, रिब केज, इंक्लाइनेशन ऑफ सैक्रल एंड प्लेट, एड फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारी बॉडी को क्या देता है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी देता है हमारी बॉडी को। 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 6 डिग्री फ्रीडम देते हैं। ट्रांसलेशन, रोटेशन, 3 ऑर्थोगोनल प्लेन्स, जिन प्लेन्स में हमारी बॉडी मूव करती है, ये उन प्लेन्स में मूव करने के लिए हमें क्या कर्वेचर और हमारी जो स्पाइन की एक काइनेमेटिक फोर्स है वो हमें इस कैपेबल बनाती है कि हम इन 3 प्लेन्स में, जो कि फ्रंटल, सैजिटल एंड ट्रांसवर्स, इन प्लेन में नॉर्मल ह्यूमन बॉडी मूव कर सके। उसमें जनरल काइनेमेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोशन यूजुअली कपल्ड मोशन में हमारी जो स्पाइन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अच्छा अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मेन ओरिजिन कहाँ पे है, मतलब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ह्यूमन बॉडी पे कहाँ पे एक्ट करता है, वो है इन फ्रंट ऑफ सेकंड सैक्रल सेगमेंट। सेकंड सैक्रम का जो सेगमेंट है ना, वहाँ पे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ह्यूमन बॉडी की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ह्यूमन बॉडी का कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ सेकंड सैक्रल सेगमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह लें कि एमसीक्यूज है। टाइप्स ऑफ मोशन, अब कौन कौन सी फोर्सेस और मोशंस हैं, मतलब जो हमारी एक ये इसमें एक नॉर्मल वर्टिब्रा है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि ये एक नॉर्मल वर्टिब्रा है, ठीक है। इस वर्टिब्रा में अब हमने देखना है कि उसे कहाँ कहाँ से फोर्स लग रही है। ये देखें, ये फेसेट जॉइंट पे फोर्स लग रही है, ये ऊपर से जो हमारी अपर स्पाइन है उसकी फोर्स है, अपर लिम्ब की, अपर स्पाइन की, ये समझ लें आप। ये लेटरल फोर्स लग रही है और ये फेसेट जॉइंट्स को फोर्स लग रही है। तो ये जितने भी लोड्स हैं स्पाइन पे, ये फोर्सेस हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। बायोमैकेनिक्स में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं कि मतलब स्पाइन की अहमियत क्या है बायोमैकेनिक्स में। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करना और उसमें कोऑर्डिनेशन रखना, ये बायोमैकेनिक्स की ही मेन फंक्शन है। ROM, फेसेट जॉइंट एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब जो स्पाइन है ना हमारी स्पाइन, इस स्पाइन में बेसिकली रेंज ऑफ मोशन को जो कंट्रोल करते हैं वो एक तो फेसेट जॉइंट्स जो साइड पे लगे होते हैं, फेसेट जॉइंट्स दोनों, मतलब एक वर्टिब्रा के साइड पे जो फेसेट जॉइंट्स जो कि आपने एनाटमी में भी पढ़े होंगे, ये वही फेसेट जॉइंट्स हैं। तो ये फेसेट जॉइंट्स और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो दरमियान में हमारी एक वर्टिब्रा ऊपर वाला और एक नीचे वाला लोअर वर्टिब्रा, इसके दरमियान में एक डिस्क होती है जो इनको जोड़े रखती है आपस में। अगर ये डिस्क बाहर की तरफ इसमें से निकोलपर्टोसिस निकलना स्टार्ट कर दे और ये डिस्क जो है बाहर की तरफ अगर स्लिप हो तो उसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप, ठीक है। और इसी से ही बैक पेन स्टार्ट हो जाता है पेशेंट्स में। तो ROM जो है ये कौन कंट्रोल करते हैं हमारी वर्टिब्रे में, ROM फेसेट जॉइंट कंट्रोल करते हैं और इंटरवर्टिब्रल डिस्क कंट्रोल करती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सी स्पाइन में क्या क्या चीज़ें हैं। सी स्पाइन में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट्स मींस कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं और कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं हमारी सर्वाइकल स्पाइन को, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन में कौन कौन सी फोर्सेस है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा होती है। मिड सर्वाइकल एक्सियल रोटेशन, अपर सर्वाइकल लेटरल एक्सियल रोटेशन जो है अपर सर्वाइकल में होती है, मतलब
जो हमारी सर्वाइकल है ना C2 to C5, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रीडोमिनेंट होती है क्या होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जो हमारी है अपर सर्वाइकल मतलब C1 to C2, C1 से C2 पे एक्सियल रोटेशन प्रीडोमिनेंट होती है, फिर 2 to 5 पे सर्वाइकल पे होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, और देन नीचे जो दो रह गई हमारी उस पे होती है लेटरल बेंडिंग। थोरेसिक स्पाइन, लिटल मोशन, रिब केज। थोरेसिक स्पाइन बेसिकली रिब केज से इंटरलिंक होती है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ही कम, ये जस्ट थोरेसिक स्पाइन जो है वो लोड्स को बेयर करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है लंबर और सर्वाइकल स्पाइन को। इसका फंक्शन ही, बायोमैकेनिकल फंक्शन ही यही है कि इसने सपोर्ट करना है, इसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है लंबर और सी स्पाइन को, ठीक है। नेक्स्ट इज दी लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन पे कौन कौन सी मोशन होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और कौन कौन सी लंबर स्पाइन पे मोशंस है, ठीक है। लेटरल बेंडिंग होती है मिड पोर्शन में, मतलब दरमियान वाले जो हैं उस पे है क्या है, लेटरल बेंडिंग है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन लंबो सैक्रल पे है, मतलब एंड वाले पे L4 से S1 S2 तक जो है क्या कौन सी मोशन होती है, लंबो सैक्रल पे क्या कौन से होते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एंड नेक्स्ट मिनिमल क्या होती है, इस पे रोटेशन होती है हमारी, और रोटेशन को कौन असिस्ट करता है, पेल्विस करती है असिस्ट। ग्रेटर मोबिलिटी एट C एंड L स्पाइन, सर्वाइकल और लंबर स्पाइन पे सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होती है बाकी तीनों स्पाइन से, और मोर स्ट्रेस होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी इन्हीं दो स्पाइंस पे होता है, क्योंकि जहाँ पे मोबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना मसल्स पे क्या होगा, स्ट्रेस पड़ेगा, मसल स्पैज्म होगा, क्रैम्प्स होंगे, और वो ही मसल सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं जहाँ जो सबसे ज़्यादा मोबाइल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ज़्यादा वल्नरेबल मसल्स हैं वो सर्वाइकल और लंबर रीजन के हैं, और सबसे ज़्यादा बायोमैकेनिकल जो एक्टिविटी होती है वो इन्हीं पे ही होती है, सर्वाइकल और लंबर रीजन में, ठीक है। और मोर क्लिनिकल कंप्लेंट्स, इसीलिए ज़्यादा क्लिनिकल कंप्लेंट्स भी कहाँ पे आती हैं हमारी, जो आप कह लें कि बायोमैकेनिकल कंप्लेंट्स, मतलब बायोमैकेनिक्स की जो पैथोलॉजिकल कंप्लेंट्स हैं, क्लिनिकल बायोमैकेनिक्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट भी इन्हीं दो वर्टिब्रा पे करती है। ये एक चार्ट है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि मूवमेंट्स किस किस तरह की होती हैं। ये है सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन में आप देखें कि मैक्सिमम मूवमेंट्स है, इसमें लेटरल बेंडिंग भी है, फ्लेक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है। ये डिस्क्राइब कर रहा है हमारा फ्लेक्शन को, ये एक्सटेंशन को, एंड देन इज एक्सियल रोटेशन और लेटरल बेंडिंग। दिस वन इज लेटरल बेंडिंग, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एंड दिस वन इज फॉर एक्सियल रोटेशन। ये चार्ट हमने बनाया है कि किस किस डिग्री की मोशंस जो हैं कौन कौन से उसमें रीजन में हो रही हैं। अब C1 है तो इसमें ये देखें ना कि सारी मूवमेंट्स जो हैं मैक्सिमम कर्व बना रही हैं। T1 से T12 तक नो मोर अप्रोप्रिएट या प्रीडोमिनेंट मूवमेंट, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड देन फ्रॉम L1 to S एंड देन ऑन कॉक्सीजियल। L मीन्स लंबर रीजन में और सर्वाइकल रीजन में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट भी हो रही है और सबसे ज़्यादा बायोमैकेनिकल इफेक्ट इसी पे ही आता है। देन दीज आर द फोर्सेस विच एक्ट ऑन स्पाइन, शेयर एंड टेंसाइल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हमने अपर एक्सट्रीमिटी में भी देखा था, लोअर एक्सट्रीमिटी में भी, कि हमारी बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस मैक्सिमम एक्ट करती हैं। वो शेयर होती हैं, टेंसाइल होती हैं, कंप्रेसिव होती हैं, ठीक है। ये सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। इंडायरेक्ट शेयर टेस्ट, इंडायरेक्ट शेयर टेस्ट, शेयर
स्टिफनेस इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन 260 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। स्पाइन रेयरली फेल्स इन प्योर शेयर में स्पाइन फेल हो जाती है। सिमिलरली अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्योर टेंसाइल लोडिंग डज नॉट अकर। इसमें टेंसाइल फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं करती, बट एनुलस अंडरगोज टेंसाइल लोडिंग ड्यूरिंग बेंडिंग एक्सेल रोटेशन एंड एक्सटेंशन। मीन्स हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हम कहते हैं ना कि डिस्क स्लिप हो गई, ठीक है, तो उसमें शेयर फोर्सेस नहीं करती, क्योंकि शेयर तो डिस्क को नहीं अपार्ट करती, उसमें कौन सी टेंसाइल फोर्सेस सबसे ज़्यादा एक्ट करती हैं। और ये किन पोजीशन में करती हैं, मतलब पेशेंट की कौन सी बॉडी पोजीशन होती है जहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस सबसे ज़्यादा एक्ट करती हैं, वो है बेंडिंग एक्सेल रोटेशन एंड एक्सटेंशन। दीज आर द फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन, ये देखें आप, ये शेयर फोर्स है जो अपार्ट करेगी, और ये टेंसाइल फोर्स है जो कंप्रेस एक तरह से, मतलब टेंसाइल टेंशन उसमें डाल देना वर्टिब्रा में, जिसकी वजह से एनुलस फिब्रोसिस बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं और उसे हम कहते हैं क्या, डिस्क स्लिप। ये देखें ये बाहर निकलना स्टार्ट किया और इसे क्या कहते हैं, डिस्क स्लिप, जबकि इस कंडीशन में नो इफेक्ट ऑन वर्टिब्रा। कंप्रेसिव लोड करेक्टरिस्टिक्स। अब कंप्रेशन जब आता है वर्टिब्रा पे तो क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं ये हम देखेंगे। कैंसिलस बोन हो जाती है, ठीक है, लार्ज डिफॉर्मेशन भी हो सकता है, मतलब बोन टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, डिस्क स्लिप भी हो सकता है अप टू 9.5% बिफोर फेलियर। कॉर्टिकल बोन स्मॉल डिफॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसमें जो है कंप्रेसिव लोड्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, जो कैंसिलस बोन है उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन होती है और जो कॉर्टिकल बोन है उसमें कम होती है। कॉर्टिकल बोन कंप्रेसिव फोर्सेस को जो है बेयर कर सकती है, जबकि कैंसिलस बोन जो है कम वल्नरेबल होती है, मतलब कम उसको बेयर कर सकती है, ठीक है। ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन, ये बाहर से टेंशन हो गई, ठीक है, और इसी तरह ही उसको शेयर मिलता है कि मतलब शेयर फोर्सेस भी इसी तरह की ही होती हैं, ठीक है, कि दो चीज़ों को अपार्ट कर देना, ठीक है। ये इसका पोजीशन ऑफ द बॉडी और चार्ट है उसका केजी में, कि जैसे जैसे मतलब आपकी फॉर एग्जांपल आपका वेट ज़्यादा होता जाएगा। अब ये देखें इसमें ये वेट बढ़ता जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा वेट बढ़ता जा रहा है उसमें क्या होता जा रहा है, हमारी पोजीशन, बॉडी की पोजीशन मींस पोस्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि फोर्सेस बढ़ती जाती हैं, वेट बढ़ता है तो फोर्स बढ़ती है, फोर्स बढ़ती है तो कंप्रेशन बढ़ जाता है, कंप्रेशन, शेयर, टेंशन उसके अंदर बढ़ जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी जो स्पाइन है वो टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है और उसमें बंदे का क्या होता है कि पोस्चरल इम्बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इन वाइवो लोड्स मीन विद इन दी रीजन, मतलब जो हमारी बॉडी से लोड मिलते हैं उसका ही हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। एक तो नीडल प्रेशर ट्रांसड्यूसर से कर सकते हैं हम, कैलिब्रेटेड इंट्रोड्यूस्ड इनटू न्यूक्लियस पल्पोसिस ऑफ कैडावेरिक फंक्शन यूनिट इंसर्टेड इन वाइवो इन L3 to L4 disc। Now we discuss the motion segment. Motion segment फंक्शनल स्पाइनल यूनिट किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है। 2 एडजेसेंट वर्टिब्रा, जिसमें 2 वर्टिब्रा मतलब अपर एंड लोअर वर्टिब्रा आते हैं, एंड इंटरवेनिंग सॉफ्ट टिश्यू, और उससे जुड़े हुए जितने भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, इस पूरे यूनिट को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल स्पाइनल यूनिट।